हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग भी नहीं कर सकता, पता नहीं किस टाइम आप पे वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पे जो आपको वीडियो आ रहा होगा, इस वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन ले रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या था। और हम आज उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 9.1 के तीसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। राइट, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करती है स्लाइड बनाने के लिए। स्लाइड समझ रहे हैं ना, जहाँ पे झूला जो होता है बच्चों को सरकने के लिए, वो स्लाइड स्टेप्स लगे होते हैं, बच्चा यहाँ चढ़ता है फिर यहाँ सरक जाता है, ऐसा फिगर बना रहा है वो। लेकिन ये दो प्रकार का बनाना चाहता है, एक तो फॉर द बिलो एज ऑफ 5 ईयर, और दूसरी बात आ रही है फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ये दो बातें यहाँ पे हमें मिल पा रही है। तो जैसा उसने बोला है कि यहाँ पे ये दो प्रकार का स्लाइड बनाती है, तो एक मान लेते हैं कि ये अर्थ का लेवल है और यहाँ से वो स्लाइड बना रही है फॉर द बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। ओके, तो आगे बोल रहा है कि जो हाइट है उसकी वो 1.5 मीटर है, और साथ में बोला है कि जो वो इंसलिनेशन एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, वो उसने बोला है 30 डिग्री बनाएगा। ओके, और दूसरी बात है फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, वो कह रहा है कि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होगी उस फिगर की, और यहाँ पे हाइट बोला गया है 3 मीटर, और जो एंगल बनाएगा ग्राउंड से वो गाइज आपका है 60 डिग्री। ठीक है, और दोनों ही केस में बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो प्रकार की स्लाइड है। एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर से नीचे है, और एक बड़े बच्चों के लिए जो एल्डर चिल्ड्रन है। ये बात यहाँ पे आ रही है। तो ये दो प्रकार की हो गई स्लाइड। राइट, अब देखिए इस स्लाइड में बोला गया है कि जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है, जहाँ से बच्चे स्लाइड करके आएंगे, और जो स्लाइड जो बनेगा वो किसी न किसी एंगल पे झुका रहेगा ना, जिसे बोलते हैं इंसलिनेशन इंग्लिश में। तो वो जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है वो गाइस आपका है 30 डिग्री, जो फिलहाल इसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन अलग चीज़ है और इंसुलेशन अलग चीज़ है। इंसुलेशन मतलब होता है झुकाव। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पे आ रही है उसी में कि एक और बड़ा सा मतलब कि थोड़ी अच्छी हाइट का, स्टीप हाइट का एक और हमारे पास है, और यहाँ से लड़का सरक रहा है, वो जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए, और जो उसका एंगल है विद द ग्राउंड वो 60 डिग्री दे दिया गया है। और देखिए दोनों ही केस में गाइस हमें पता क्या करना है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा कि हमें दोनों केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि इस वाले फिगर में AC पता करना है आपको, और गाइस इस वाले फिगर में आपको यहाँ पे PR पता करना है। ये आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो देखा हुआ है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर दिया गया है और आपसे हाइपोटेनस पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा। तो साइन का 30 ले लेंगे, 1.5 डिवाइड बाई इतना कर लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये भी वही चीज़ है, एक बार फिर देखिए हाइट दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर है ये, और जो PR है वो हमारा है हाइपोटेनस, ये पूछ रहा है। फिर से हम साइन लेंगे, तो साइन का 60 ले लेंगे और 3 बाई इतना आ जाएगा। एक मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सेकेंड वाले फिगर का निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि इन ट्राइंगल PQR मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो मैं राइट करूँगा साइन 60, और साइन किसका होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम राइट करेंगे 3 डिवाइड बाई PR। 3 का मतलब है पहले हम लिखेंगे PQ डिवाइड बाई PR, PQ डिवाइड बाई लिखेंगे PR, जहाँ पे साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो हम जानते हैं √3/2 होती है। PQ की वैल्यू हमें पता है जो कि 3 मीटर यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। PR हमें पता करना है, तो मैंने PR को वैसे ही लिख लिया। राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन गाइस यहाँ पे है जो आसानी से आप कर सकते हो। तो 1/3 टाइम्स ऑफ PR हमारा हो जाएगा 6। ये 1/3 यहाँ से हटेगा करके इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब है कि वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो हमें उसको रेशनलाइज भी तो करना पड़ता है, इसलिए हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 1/3 और 1/3 वाली बात डिनोमिनेटर में है, ये हमारा 3 बन जाएगा, और ये 3 6 को करेगा कैंसिल, तो हमें PR की वैल्यू मिल जाएगी 2√3 मीटर। तो गाइस इसी प्रकार से आप पहला वाला भी कर लेंगे। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4। अब देखिए नंबर 4 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ध्यान दीजिए बात पे, ये भी कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी सिमिलरली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टॉप ऑफ द टावर का, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टॉप ऑफ द टावर का ज़मीन पे कोई पॉइंट लेकर के, वो 30 डिग्री है। और सबसे बड़ी बात क्या, जो पॉइंट है वो भी टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी बात कुछ ऐसी हो रही है, ये अपना टावर है, ये अपना ग्राउंड का लेवल है, ग्राउंड के लेवल पे कोई चीज़ 30 मीटर की दूरी पर है, और जो एंगल है उस पॉइंट का फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर वो गाइस यहाँ पे दे दिया गया है 30 डिग्री। और सवाल यहाँ पे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे आपको ये चीज़ पता करनी है। अब देखिए फिर से वही बात है, अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बस देखिए समझना आपको है, कहाँ पे साइन, कहाँ पे कॉस और कहाँ पे टेन लेंगे, और बाकी तो आप कैलकुलेशन में कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है और बेस हमें पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस को लिंक किया जाएगा, सीधी सी बात है। बेस हमको दे करके परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, तो हम दोनों को लिंक करेंगे, दोनों को लिंक करने वाला काम tan करता है, तो इस रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे tan का 30 इक्वल ये अपान ये, आगे सॉल्व कर जाएंगे। tan 30 की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में, 1/√3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे हम नंबर 5 देखते हैं। ओके, ये भी सिमिलर क्वेश्चन आपसे कर सकते हो, इसको छोड़ते हैं। नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दो बात यहाँ पे आ रही है, एक कौन सी बात, एक टॉल बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर है, और इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, यानी ये लड़का, इसको मान लेते हैं कि 1.5 मीटर टॉल ये लड़का है, और ये जो लड़का है वो दूरी तो नहीं दी गई है, सम डिस्टेंस बोला गया है। फिर बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज माने कि लड़के की आंख से बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी ऐसा देख रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम 30 to 60। कब बढ़ जाएगा, जब वो कुछ चलता है टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि मान लेते हैं ये पोजीशन हमारी ए है, लड़का कुछ कदम चल करके पोजीशन नंबर बी पे आ गया। ओके, लड़का जो है वो कुछ कदम चल करके पोजीशन नंबर बी पे आ गया, तो पोजीशन नंबर ए पे जब था तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का वो 30 डिग्री था। लेकिन जब वो लड़का किस थोड़ा सा और आगे आ गया तो इस पोजीशन से देखिए लड़के की हाइट तो सेम रहेगी ना, हाइट वो कम तो होगी नहीं, तो जितना बड़ा मैंने यहाँ पे लड़के को बनाया है उतना बड़ा हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। और उसी टॉप का, यानी कि टॉप तो हमारे प्रकार कांस्टेंट हो गया, वो घटेगा बढ़ेगा है नहीं, तो उसी टॉप का फिर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब की बार हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसके बारे में आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो ये एंगल हमारा है 30 डिग्री, ये एंगल हमारा है 60 डिग्री, यानी कि फिगर हमारा कुछ ऐसा बन गया है। ओके, फिर आगे सवाल ये आ रही है कि बताइए व्हाट डिस्टेंस डिड ही टू वॉक, यानी लड़का जो है वो कितना कदम चला टुवर्ड द बिल्डिंग। आपको पता है यहाँ पे लड़का कितना कदम चला है, वो लंबाई हमारी ए बी आएगी, यानी कि अगर हम ए बी को निकाल पाते हैं तो हमारा सोल्यूशन ये आ जाएगा। ओके, चलिए इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ए बी सी कर दिया मैंने, इसको चलो हम कर लेते हैं पॉइंट डी है, इसे हम पॉइंट ई कर लेते हैं, इसे हम पॉइंट एफ कर लेते हैं, इसे हम पॉइंट जी कर लेते हैं। केवल नाम तो देना है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, तो गाइज ये भी लंबाई आपकी होगी 1.5 मीटर और ये भी लंबाई आपकी होगी 1.5 मीटर। क्योंकि अब मैं चुनाव कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं किस ट्राइंगल को पकड़ूँ, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल भी तो लेना है। अगर यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा। देखिए हम इस फिगर को नहीं लेंगे क्योंकि ये फिगर एक प्रकार का ट्रेपेजियम है, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ट्रेपेजियम कहाँ हम लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब हम ये ट्राइंगल यहाँ से उठाएंगे, ये ट्राइंगल यहाँ से उठाएंगे जहाँ पे हमें एंगल मिलेगा 60 डिग्री। और दूसरी बात, हम फिर यहीं से ये ट्राइंगल उठाएंगे बड़ा वाला, जहाँ पे हमें एंगल मिलेगा 30 डिग्री, और हम बनाएंगे यहाँ पे दो रिलेशन, दो मतलब इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करके अपनी वैल्यू आ जाएगी कहीं ना कहीं से। ओके, तो ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5, तो गाइज ये आपका कितना बचा, आप इसको भी निकाल सकते हो। अगर पूरा मिला के 30 था, नीचे की वैल्यू हो गई हमारी 1.5, तो जब 30 से 1.5 हम निकाल देंगे
तो इसकी भी तो लंबाई आप निकाल पाओगे जो कि 28.5 हो जाएगी, राइट। चलिए, तो देखिए जितनी भी वैल्यू हो सकती थी हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं ट्राइंगल्स में वर्क करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किस ट्राइंगल में काम करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि पहले हम जी एफ ई में ही काम कर लें, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल जी एफ ई, ओके। अब देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, यहाँ देखिए मैं ई एफ पता करना चाहता हूँ और मुझे क्या पता है इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पता है, बेस मुझे पता करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में हम tan ले सकते हैं। तो गाइज वहाँ पे अगर एंगल 60 है तो हम राइट करेंगे tan का 60 और वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अब आपका 30 नहीं रहा, अब जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो चुका है 28.5। कैसे बात समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने लिख दिया उसकी वैल्यू 28.5 डिवाइड बाई ये लंबाई जो कि नहीं पता है, तो इसका नाम मैंने ई एफ ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया ई एफ। tan 60 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, जो हमारा tan 60 है वो होता है अंडर रूट में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के दौरान आपको मिल जाएगा 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट में 3। एक बार फिर नीचे है मतलब डिनोमिनेटर में है, तो हमें इसे करना पड़ेगा रेशनलाइज, जहाँ से डिनोमिनेटर में जब रूट 3 का स्क्वायर होगा तो वो 3 बन जाएगा और फिर 3 इसे कैंसिल कर देगा, तो हम यहाँ पे पाएंगे 9.5 आगे है रूट 3 तो वो तो रहेगा ही, ओके। चलिए एक तो काम अपना हो गया। अब हम चलते हैं बड़े ट्राइंगल में जी एफ डी में। एक बात समझ में आ रही है मैं इन दोनों साइड को क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए आपको ये ए बी चाहिए और जो ए बी है वो इस वक्त डी के बराबर होगा। और हम डी कैसे पता कर सकते हैं, देखिए डी पता करने के लिए हम इस ट्राइंगल को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई राइट एंगल नहीं है, इसलिए हम इस ट्राइंगल को लेंगे बड़े वाले को, ताकि हम पूरी लंबाई डी एफ पता कर लें और वहाँ से ई एफ को जो भी हम जान चुके हैं उसे कर देंगे माइनस। यानी कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि जो ये रिक्वायर्ड डी ई है, एक्चुअली मुझे ए बी पता करना था, तो ए बी डी ई के बराबर है। तो मैं डी कैसे पता कर सकता हूँ, तो पहले मैं पूरा डी एफ निकालूंगा और वहाँ से कर दूंगा माइनस में किस चीज़ को, ई एफ को। तो ये मैंने ई एफ फाइंड कर लिया। अब मेरा अगला मोटिव क्या है, डी एफ फाइंड करने का, और डी एफ मुझे कैसे मिलेगा, इसमें मिलेगा, और ये ट्राइंगल कौन सा है, जी एफ डी। तो वही एग्जैक्ट यहाँ पे मैं करने वाला इन ट्राइंगल जी एफ डी, ओके। अब आपको एंगल याद होगा 30 डिग्री यहाँ पे बना हुआ था, ओवर राइटिंग थोड़ा सा मिट गया था वो। तो हम लेंगे फिर से tan का 30 क्योंकि परपेंडिकुलर वाकई हमको पता है, बेस फिर हमको पता करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि tan 30 इक्वल जी एफ का मतलब 28.5 डिवाइड बाई क्या, डी एफ नहीं पता है, छोड़िए डी एफ ही लिख लेता हूँ। देखिए इन दोनों को चाहे तो हम रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डी एफ ही चाहिए तो क्या मतलब है रिलेट करने का। tan 30 की वैल्यू सबको पता ही है कि 1/√3 होती है, लिख लेते हैं। एक बार फिर थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी एफ 1 जा डी एफ ही आएगा, और जब 28.5 से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो गाइज आपका 28.5 √3 ही तो आ जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। तो देखिए आपको यहाँ पे ई एफ और ये डी एफ दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो अगर ई एफ डी एफ दोनों मिल चुका है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ई एफ फ्रॉम द डी एफ। डी एफ जो कि ग्रेटर वैल्यू है तो लिख देंगे रिक्वायर्ड वैल्यू जो कि डी ई है, या इसको ऐसे लिख दीजिएगा, डिस्टेंस दैट ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग which is the required distance is equal to AB and the line AB is parallel to DE, therefore DE equal हो जाएगा DF minus EF and the value of DF which is now known to us is 28.5 √3 minus EF which is 9.5 √3। अब देखिए √3 दोनों ही रेशनल मतलब दोनों ही लाइक टर्म है, तो हम दोनों को आपस में कर लेते हैं माइनस। वाली बात देखिए 0.5 से निकल गया, हट गया। अब रह गया आपका 28 से 9 को माइनस करना, और जैसे ही हम 28 से 9 को माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा 19। तो गाइस ये आपका है रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 0.5 से कट जाएगा, एक सेकेंड √3 भी आएगा, 19 √3 मीटर, ये आपका आंसर है 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ग्राउंड पे हमें कोई पॉइंट लेना है। एक काम करते हैं, फिर से इसका ड्रा करते हैं फिगर। ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने कोई पॉइंट ले लिया।
अब इस पॉइंट से, ये क्वेश्चन नंबर मैं 7 बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम और टॉप किसी ट्रांसमिशन टावर के, और टावर कहाँ पे है, तो देखिए टावर जो है वो फिक्स है एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बात समझ में आई? यानी कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ओके। अब इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर है। बात ऐसी हो रही है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर सिचुएट किया गया है, और फिर ग्राउंड लेवल पे किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप और इस टावर के बॉटम, ये क्या है, टावर का टॉप है, और ये क्या है, टावर का बॉटम है। एक बता ध्यान दीजिएगा कि जो टावर का बॉटम है वो बिल्डिंग का टॉप है, ओके। तो आगे साथ ऐसी बातें मिल सकती हैं आपको। तो उसने क्या बोला कि ज़मीन पे कोई पॉइंट ले लिया गया, और उस पॉइंट से हमें दो चीज़ें यहाँ पे मिल पाती हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, टॉप ऑफ द टावर टू द बॉटम ऑफ द टावर। यानी गाइस आपको याद है कि दो एंगल हमें पता है, एक तो ये छोटा वाला एंगल और एक ये बड़ा वाला एंगल। तो ये दोनों वैल्यूज़ कितनी कितनी हमें दी गई हैं, तो बता दिया गया है कि 45 एंड 60 डिग्री, और फिर बोल रहा है बताओ व्हाट इज़ हाइट ऑफ द टावर। सबको समझ में आ रहा होगा कि बड़ा वाला एंगल 60 ही होगा, और छोटा वाला एंगल यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। चलिए थोड़े बहुत नाम ऐसा कर लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, इसको बी मान लेते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन समझिएगा, ओके। अगर कंफ्यूज कर रहा होगा तो बस मैंने यहाँ पे डबल लाइन किया था बिल्डिंग को इंडिकेट करने के लिए। ये ए बी है, ये मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, बस इतनी सी बात है। यानी एक बार फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। देखिए अगर ये बी सी हमको पता है 20, तो पहले हम यहाँ पे ए बी पता करेंगे। जब ए बी को हम पता कर लेंगे तो चलेंगे हम बड़े ट्राइंगल में, क्योंकि हम जब बड़े ट्राइंगल में जाएंगे तो हम इस ए बी को वाकई जान चुके होंगे, तब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलते हैं पहले छोटे ट्राइंगल में जिसका नाम है ए बी सी। तो लिख लेता हूँ मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, वही से फिर बात होगी, परपेंडिकुलर को मतलब जान चुके हैं, बेस हमें जानना है, तो हम tan का 45 लेने वाले हैं, क्योंकि इस केस हमेशा tan ही तो आता है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर लेंगे, यानी कि 20 बाई हम ए बी कर लेंगे। tan 45 की वैल्यू आपको याद होगी, अगले स्टेप में आप इसको 1 कर लीजिएगा, और जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, यानी कि ऐसे कभी कर सकते हैं कि हमने ए बी को जान लिया, ओके। लेकिन ए बी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं थी गाइस, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी ये है जो कि हाइट ऑफ द टावर है, फाइन। अब देखिए हाइट ऑफ टावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी डी उठाना पड़ेगा। तो चलते हैं अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए इन साइड से तो कोई मतलब ही हमको नहीं था हाइपोटेनस से, तो फिर tan का सहारा लेंगे हम। तो फिर से जो tan होगा, अब की बात देखिए tan हमारा 60 होगा, क्योंकि जब हम बड़े में पास जाएंगे तो बड़े वाला एंगल लेंगे। तो हम बोलेंगे tan का 60 इक्वल क्या होगा गाइस, तो वो होगा डी बी बाई ए बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बी डिवाइड बाई ए बी, राइट। tan 60 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, विच इज़ √3। अब देखिए डी बी हमें नहीं पता है, सॉरी डी बी हमें पूरा नहीं पता है, हमें थोड़ा सा पार्ट उसका पता है। तो थोड़ा सा मैं साइड में डी बी का आपको रफ करके दिखा रहा हूँ। डी बी किसके बराबर है, तो गाइस जो डी बी है वो डी सी प्लस सी बी के बराबर है, और डी सी हमें नहीं पता है, डी सी हमको पता ही करना था एक्चुअली मेन रूप से। तो डी सी तो हमारा अननोन क्वांटिटी है, डी सी को हम डी सी ही रहने देते हैं। अब जो सी बी है जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है, वो हमको पता है कितना, 20। यानी हम चाहें तो डी बी को लिख सकते हैं डी सी प्लस 20, जहाँ हम डी सी को पता कर पाएंगे और बी सी हमें पता था, तो वैल्यू आप पुट कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे डी बी को न लिख करके मैं लिखने जा रहा हूँ डी सी प्लस 20 और डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू हम जान चुके हैं 20, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसको पाया हुआ है, ओके। देखिए कितना आसान सा कैलकुलेशन आ गया फिर से आपके पास। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 20 √3, और ये हो गया इक्वल डी सी प्लस 20। हम 20 को सेपरेट करके इधर लाएंगे, 20 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ बचेगा हमारा कौन, डी सी। तो जब 20 होगा माइनस, तो हम 20 को तो माइनस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे √3 था, यहाँ पर भी √3 था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो गाइज दीज आर नॉट द लाइक टर्म्स, तो हम यहाँ पे बहुत कुछ कर पाएंगे, तो सिर्फ कॉमन कर सकते हैं। तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी 20 इन द कॉमन √3, और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि मैं कॉमन कर रहा हूँ ना, तो मैंने इसको डिवाइड करवा दिया।
तो ये आपका है राइट आंसर, यानी कि जो हाइट होगी ट्रांसमिशन टावर की वो आएगी 20√3 - 1 मीटर। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल कोई जैसे कि स्टोन टाइप है ये। मतलब बात यहाँ पे ऐसे चल रही है ना गाइस कि हमारे पास इस फिगर में जो क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है ये बता रहा है कि इस पेडेस्टल है, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है, मतलब कोई स्टोन जमाया गया है। अब इस स्टोन के ऊपर एक स्टैचू है। जैसे कोई स्टैचू या कोई मूर्ति लगाई जाती है तो उसका एक बेस बनाते हैं, बेस यानी उसका फाउंडेशन बनाते हैं, वही बात यहाँ पे चल रही है। तो बोला उसने कि जो एंगल ऑफ जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है और ये स्टैचू स्टैंड करती है किसी पेडेस्टल पे, यानी किसी वो अपने बेस पे, कोई पत्थर का बेस है उस पर वो स्टैंड करती है। ओके ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलिए हम ग्राउंड पे आते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने ग्राउंड में कोई पॉइंट ले लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या नीचे से ऊपर बनेगा, वो भी क्या बोला, टॉप ऑफ द स्टैचू बोला। ये स्टैचू है, ये हमारा स्टैचू है और ये क्या है, तो गाइस ये है आपका पेडेस्टल। ओके, तो स्टैचू का टॉप यहाँ पे, स्टैचू का बॉटम यहाँ पे, और यही पॉइंट है जहाँ पे टॉप ऑफ द पेडेस्टल होगा। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। क्या उसने बोला, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखिए दो टॉप बोला, एक तो बोला टॉप ऑफ द स्टैचू जो कि यहाँ पे होगा, और दूसरा उसने क्या बोला है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो कि यहाँ पे होगा। तो गाइज ये दोनों एंगल आपके 45 और 60 डिग्री हैं। तो छोटे वाले को 45 और बड़े वाले एंगल को मैंने क्या राइट कर लिया, 60 डिग्री। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ बताइए कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल आपको बताना है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी कि हमें ये लंबाई यहाँ पे पता करनी है। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या करोगे, चलो पहले यहाँ पे हम ABCD कर लेते हैं। थोड़ी सी ABCD पढ़ ली गई, ओके फाइन। अब चलिए हम यहाँ पे दो पहले फटाफट सा इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं जिन दो ट्राइंगल्स में। गाइज उनके नाम यहाँ देखिए आपको क्लियर हो रहे होंगे कि ट्राइंगल हमारा ABC हो रहा है, जहाँ मुझे ना ही CB पता है और ना ही मुझे AB पता है। और दूसरा हमारा ट्राइंगल होने वाला है ABD, जिसमें मुझे इस पूरे BD को लेना पड़ेगा, जहाँ से मुझे सिर्फ छोटी सी वैल्यू CD पता है, ना कि BC पता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशंस बनाने होंगे, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई द साइन रेशियो इन द tan रेशियो इन द ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC अगर यहाँ पे हम tan ले लें तो एक्चुअली हमें यही लंबाई है जिससे हम इसको पूरा पता कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे tan लेने वाला हूँ, तो मैं लूँगा tan। अब एंगल कौन सा लूँगा, तो गाइस देखिए ये एंगल आपका है 45 डिग्री। तो tan 45 हो जाएगा इक्वल किस चीज़ के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो कि BC है और बेस जो कि AB है। तो ना हमको BC पता ना हमको AB पता, दोनों की वैल्यू हमें अननोन है। ओके, लेकिन हम tan 45 की वैल्यू तो जानते ही हैं। फ्रॉम द टेबल tan 45 की वैल्यू 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिलेगा AB इक्वल BC। सबसे मेन बात यही हमारा है, ये हम बहुत हिंट करने वाला है। AB इक्वल क्या हो गया, BC हो गया। ओके चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक्चुअली तो कुछ था ही नहीं, इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं ट्राइंगल ABD में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इसमें हम क्या कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे tan का 60 और जो tan थीटा है वो किसके होगा बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है, पूरा मिला के है BD अपॉन बेस। बेस कौन आपका है, A से लेकर के B तक की लंबाई जो कि कौन सी है, AB। थोड़ा हम BD को समझने का फिर से प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका है BD,
बी डी हमारा किसके बराबर है गाइस? तो आप बोलोगे जो बी डी है वो डी सी प्लस बी सी के बराबर है, या बी सी प्लस सी डी के बराबर है। बी डी किसके बराबर है? बी सी प्लस सी डी के बराबर है। सी डी की वैल्यू हम जानते हैं कि 1.6 है, तो यहाँ पर मैंने 1.6 ले लिया। ओके, तो इस पेज पे हम कहा पाएंगे जो बी डी है वो बी सी प्लस 1.6 के बराबर होगा। ओके, तो चलिए यहाँ हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, और इधर आते हैं tan के 60 के पास। tan 60 की वैल्यू सबको याद होगी, √3 डिनोमिनेटर वाले लिया, आगे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। बी डी हम जान चुके हैं, जो बी डी है वो बी सी प्लस 1.6 है, तो मैं बी डी को लिख कर वहाँ पे लिखूंगा बी सी प्लस 1.6। और देखिएगा यहाँ पे आपके पास है ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, तो हम ए बी न लिख करके उसको भी लिखने वाले हैं बी सी। ये मेन बात आपके लिए है। अब एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि ए बी बी सी के बराबर है तो बी सी भी तो ए बी के बराबर होगा, तो हम क्यों नहीं बी सी की वैल्यू मतलब बी सी के प्लेस पे हम ए बी क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम ए बी के प्लेस पे बी सी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमें यहाँ पे हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछी जा रही है जो कि बी सी है, तो हम बी सी को जब एलिमिनेट कर देंगे तो गाइस हम ए बी लेके क्या करेंगे? हमारा मेन तो मोटिव बी सी को पता करने का है ना, इसीलिए मैं ए बी हटा के वहाँ पे बी सी ला रहा हूँ। फाइन, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा हो गया √3 बी सी इक्वल बी सी प्लस 1.6। बी सी लेके आगे कॉमन कर लेते हैं, जब बी सी आएगा इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, तो जब नेगेटिव बी सी में से हम बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा √3, और वो बी सी से बी सी कॉमन लिया तो वहाँ बचा 1, लेकिन वो इधर आया था तो नेगेटिव हो गया था, और हमारे पास राइट हैंड साइड में बचा हुआ है 1.6। यानी अगर थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लें, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमें वहाँ से मिल पा रहा है कि जो बी सी है वो इक्वल हो चुका है किसके? 1.6 अपान ये वैल्यू जो कि √3 - 1 है, तो 1.6 डिनोमिनेटर में √3 - 1 है। आपको यहाँ बात समझ में आ रही होगी कि हमें रेशनलाइज करने की आवश्यकता है, तो रेशनलाइज भी कर लेते हैं। रेशनलाइज करके हम ये पाएंगे कि एक्चुअली जो बी सी है वो 1.6 टाइम्स ऑफ √3 + 1 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा? 2। √3 - 1 है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि √3 + 1 होगा, तो न्यूमरेटर तो हमारा वही रह जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों करेंगे माइनस तो हमको 2 मिल जाएगा, और फिर 2 इसे कैंसिल कर देगा तो हमको यहाँ मिलेगा 0.8। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाइट है उस पेडेस्टल की वो स्टूडेंट 0.8 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। एक बार फिर सारी बातें समझ लेते हैं। बोला गया था कि कोई स्टैचू है जो पेडेस्टल पे सिचुएट कर दिया गया है, फिर ग्राउंड पे कोई पॉइंट लेकर के स्टैचू के टॉप और पेडेस्टल के टॉप के एंगल 60 और 45 डिग्री हैं, तो बताइए कि पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी? तो हम देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में बारी बारी से tan ले लेंगे, और जो tan का रेशियो है वो परपेंडिकुलर बाई बेस, हम उससे काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम 2 इक्वेशंस बना पाएंगे। यहाँ देखिए मेरा इक्वेशन बन चुका दूसरा वाला, फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया ए बी की जो कि बी सी के बराबर थी फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर आगे थोड़ा वो सॉल्व कर लेने पे हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। पहली बात तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है बिल्डिंग का टॉप, दूसरा है टावर का फुट, यानी एक बिल्डिंग एक टावर, 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इसका पहले फिगर ही समझ लेते हैं। ये मान लीजिए बिल्डिंग है और ये हम मान लेते हैं टावर है। ओके, दोनों बेस पर होंगे तो दोनों को हम एक बेस पे सिचुएट कर देते हैं। ये क्या है? तो गाइस ये आपका है बिल्डिंग और ये है टावर। अब जैसा बोलेगा वैसा हम फटाफट करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखने की बात हो रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से? तो स्टूडेंट ये बोला है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर ये है तो टावर का फुट यहाँ हुआ ना, तो टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें पता है, और ये हमें यहाँ पे बता के बोल रहा है 30 डिग्री। इसको हम नोट कर लेते हैं तुरंत। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से नीचे से ऊपर जाएगा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर
का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये बात चल रही है, का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहा है 60 डिग्री, यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। गलती से आप यहाँ मत बना दीजिएगा, इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो बताइए व्हाट इज़ हाइट ऑफ बिल्डिंग। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये तो हटाने का मतलब कोई मतलब नहीं रह गया है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो फाइंड करिए व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। थोड़ा इस पर हम नाम लिख लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, इसको बी कर दिया, इसको मैंने सी कर दिया, इसको मैंने डी कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, हमारे पास यहाँ देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक तो गाइस ट्राइंगल आपका बनेगा ये ए बी सी, जिसमें हम बी से नहीं ले सकते हैं, मैंने बताया था। बी पर तो आपका 90 बनेगा, फिलहाल आप 60 पे गौर मत करिएगा स्टूडेंट। 60 जो है वो अदर ट्राइंगल का एंगल है। हम सिर्फ ए बी सी में बात करेंगे तो बी हमारा राइट एंगल होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग इस लेवल पे, अर्थ के सरफेस पे है, तो 90 वहाँ पे जनरेट करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक तो ट्राइंगल हमें ए बी सी लेना पड़ेगा, लेकिन एंगल हम कौन सा लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 30 लेंगे, क्योंकि उसका एंगल सी 30 डिग्री है। और फिर जब हम चलेंगे इस दूसरे ट्राइंगल जिसका नाम है बी सी डी, तो हमें लेना पड़ेगा एंगल 60, क्योंकि यहाँ पे 90 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लेंगे एंगल क्या, 60, और वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और देखिए मेन बात क्या, आपको परपेंडिकुलर पता है, यानी कि बेनिफिट हमें किस में मिल रहा है, उस ट्राइंगल में मिल रहा है। तो पहले हम उस ट्राइंगल को पिक करेंगे। तो अब मैं देखिए शुरू करने जा रहा हूँ। तो एन ट्राइंगल कौन सा, डी सी बी। तो गाइस ट्राइंगल जो मैंने डी सी बी लिया है, वहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, तो आप समझ चुके हैं, tan लिया जाएगा। लेकिन tan का कौन सा, देखिए कंफ्यूज मत रहो यहाँ पे। अगर ये हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसे तुमको तो 90 पता है, तो तुम 30 पे गौर करना ही मत, एकदम बेकार 30 हमारे लिए अभी इस समय है। तो इसका जो वर्टेक्स एंगल या तो हम बी लेंगे या तो हम डी लेंगे। तो डी तो हमें पता भी नहीं है, चाहे तो पता कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं आएगा, वही वैल्यू सारी आएंगी। तो बेस एंगल अगर हमारा ये 60 है, तो हम लेंगे tan का 60, तो ले लिया गया tan का 60। अब गाइस ये किसके बराबर होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यानी हमारा 50 है, बेस हमारे पास कौन सा है, तो आप कहोगे BC है। tan 60 की वैल्यू फिर से पुट करते हैं, बार बार हमारा tan ही लिया जा रहा है, एंगल को याद ही हो गया होगा। tan 60 वैल्यू ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हमारा आ जाएगा 50√3/3, सॉरी 5 हो गया, 3 रहेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेशनलाइज भी कर दिया, आप तो इतनी बातें समझ सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हो। ओके, अब चलो चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। ये हमारा जो ABC ट्राइंगल मैं इसमें आ रहा हूँ। नाउ इन द अदर ट्राइंगल विच इज ABC, इन ट्राइंगल ABC, BC जान चुके हैं, तो मैं काम करता हूँ BC के प्लेस पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। वैसे मुझे इसमें क्या पता करना था, तो गाइस ये कर रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमें AB ही पता करनी है, तो बस काम हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं क्या, tan का 30, तो tan का क्या 30 किसके होगा बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AB बाई BC। AB नहीं पता है, लेकिन BC की हम वैल्यू को जान चुके हैं, तो या तो हम BC लिख दें या उसकी वैल्यू ही क्यों ना पुट कर लें। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो गाइज ये आपका है 50√3 डिवाइड बाई में 3 हमारा मूव करके ऊपर पहुंचेगा, तो ये पहुंच जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द AB। ओके, चलिए tan 30 की वैल्यू हम जानते ही हैं, विच इज़ 1 डिवाइड बाई √3। थोड़ा सा चाप नया लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, या ऐसे चलो इसको यहाँ पे हम √3 से काट ही देते हैं। तो गाइज हमें मिल जाएगा 50 = 3 टाइम्स ऑफ AB, 50 = 3 टाइम्स ऑफ AB, यानी कि जो AB है वो आएगा 50/3 मीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 50/3 मीटर। देखिए डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 जब डिनोमिनेटर होगा तो कभी भी वो वैल्यू डिवाइड कम्प्लीटली होगी नहीं। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। कितना आंसर हमारा आएगा, 16 3 × 48, 16.6 का बार आ रहा है, जिसको हम 16.67 भी लिख सकते हैं। हाँ इतना ही आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमारी आएगी 16.67। क्या क्या हमें बातें बोल रहा है वो, एक तो उसने बोला कि 2 पोल है, चलिए हम 2 पोल बना लेते हैं। और देखिए दोनों जो पोल हैं वो एक रोड के आइदर साइड पे है,
अगर मान लीजिए कोई रोड हमारे पास है, तो गाइस अगर ये रोड है तो रोड की चौड़ाई हो गई ना। और देखिए इतना अगर चौड़ा रोड है तो स्टूडेंट ये जो हमारा पोल है दो, इधर साइड पे दोनों की लंबाइयाँ बराबर कही जा रही हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों पोल की लंबाई को बराबर बनाने का प्रयास कर लिया, बन गया। अब बोल रहा है विच इज़ 80 मीटर हाइट वाइड, सॉरी वाइड है वो। तो ये जो रोड है ये पूरा मिलाकर 80 मीटर वाइड है, काफ़ी चौड़ा रोड है ये। फ्रॉम ए पॉइंट वे, सही है ना, हाँ ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, देखिए दोनों पोल्स के बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है। अब देखिए बोल रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल वे 60 और 30 डिग्री है। ओके, अगर ये पोल है तो बोला कि इस रोड के बीच में कहीं पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन और फिर इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन वे 60 और 30 है। तो याद रखिए कहाँ 60 बनेगा और कहाँ बनेगा 30। तो पहले हम एक काम करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए एंगल बड़ा वहाँ बनता है जहाँ पे ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन आप कहोगे सर दोनों की पोल की तो हाइट सेम है है कि नहीं, दोनों पोल की हाइट तो सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पे दूरी इसके फुट से कम है, यहाँ पे दूरी इसके फुट से ज़्यादा है। तो जहाँ पे दूरी ज़्यादा होती है गाइस वहाँ पे एंगल कम बनता है, जहाँ पे दूरी ज़्यादा होती है वहाँ पे एंगल कम बनता है, और जहाँ पे दूरी कम होती है वहाँ पे एंगल ज़्यादा बनता है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास आ जाए, बहुत लंबा चौड़ा आदमी, और मैं उससे बात करना चाहूँ, अगर मैं दूर से बात करूँगा तो मैं इजीली ऐसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसके बहुत पास में जाके बात करना चाहूँ तो मुझे ऐसे उससे बात करना पड़ेगा। तो जब हम अपनी गर्दन उठाते हैं तो वहाँ पे एंगल बढ़ जाता है, और जहाँ पे हम नॉर्मल किसी चीज़ को देखते हैं वहाँ पे एंगल कम ही रहता है, राइट। यानी कि मैं बात उसी की आंख में देख के कर रहा हूँ। दूर से करूँगा तो एंगल कम बनेगा एलिवेशन का, बहुत पास जाके बात करूँगा तो मुझे ऐसे बात करना पड़ेगा आंखों में देखने के लिए उस आदमी के, तो मुझे एंगल वहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो। ये तो क्लियर आपके है ना। इसी बेस से मैंने बोला अगर इस पॉइंट से यहाँ मुझे देखना है, क्योंकि दोनों हाइट सेम है, तो मैं दूर यहाँ पे हूँ तो मेरा एंगल यहाँ कम बनेगा। मैं यहाँ पे पास में मुझे गर्दन झुकानी, मतलब उठानी पड़ेगी ना, झुकानी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे एंगल ज़्यादा बन जाएगा। दोनों हाइट बराबर नहीं लग रहे हैं, लगने चाहिए यार, इनको बराबर है, बराबर तो लगना चाहिए ना। चलिए अभी तो लगना ही पड़ेगा उसको। ओके, तो सवाल क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, चलिए यानी बात यहाँ पे गाइस क्या हो रही है, हमसे बोल रहा है कि बताओ ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, साथ में हाइट ऑफ द पोल क्या होती है। थोड़ा एक काम करते हैं यहाँ पे ना, पहले नाम ही ले लेते हैं, ABCD कर लेते हैं। ये A हो गया, इसको B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, इसको मैंने D मान लिया। चलिए मिड पॉइंट तो नहीं कह सकता, लेकिन इसको मैंने O कह दिया। तो सबको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ABO और एक है CDO। फटाफट काम करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABO हम क्या लेने वाले हैं, तो गाइज हम tan का 60 लेने वाले हैं। तो tan का 60 क्या होगा बराबर, tan का 60 होगा बराबर किस चीज़ के, तो वो होगा बराबर AB बाई BO, AB बाई BO। एक काम करते हैं ना, अगर मान लीजिए हम BO को x मान लें, अगर हम क्या कर लें BO को x मान लें, तो गाइस जो ये लेंथ आपकी होगी वो हो जाएगी 80 माइनस x, क्योंकि पूरी लंबाई मिला के 80 है, और अगर उसमें से कोई भी x हुआ तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। और मैं इसकी हाइट को h मान लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे कम लिखना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए तो यहाँ पे सारी चीज़ नोट कर दूंगा। लेट जो ये BO हमारा है वो x मीटर हो जाए, हिंदी लिखा गया, ये x मीटर हो जाए, तो जो OD है वो हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। और सिमिलरली लेट मैंने कर लिया कि जो AB है वो h हो जाए। अगर AB h हो गया तो गाइज आपका CD भी क्या हो जाएगा, h ही तो हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3, AB मैंने बोला उसको h, तो यहाँ पर मैं h लिखने वाला हूँ, OB मैंने उसको x बना हुआ है, और जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक रिलेशन मिलेगा, h इज़ √3 इंटू x। क्या बनाते हैं इसे हम, इक्वेशन नंबर 1। बेहतर है। चलिए आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, CDO में। इन ट्राइंगल CDO क्या लेने वाले हैं, tan का 30 लेंगे, tan का 30 जो कि 1/√3 है, इक्वल क्या होगा CD बाई इतना, CD हमारा h है, और ये हमारे पास है 80 माइनस x, राइट।
थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर किसके, 80 माइनस एक्स इक्वल एच अंडर रूट 3। फाइन। देखिए मुझे h और x इन दोनों की वैल्यूज़ पता करनी है। थोड़ा सा लंबा यहाँ पे काम हो चुका है, h और x दोनों की वैल्यूज़ करनी है पता। ओके, एक काम करें, पहले यहाँ पे h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट क्यों नहीं कर लेते हैं? कर लेते हैं। तो 80 माइनस एक्स तो वही रहेगा, और जब यहाँ से ला करके h की वैल्यू को जो कि अंडर रूट 3x है मैंने यहाँ पे पुट किया तो h वहाँ से गायब हो गया। एक्चुअली वो बन गया अंडर रूट 3 इंटू क्या, x। जो और जैसे वो अंडर रूट 3x बन जाएगा, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके रूट हटा लेगा, बन जाएगा मात्र 3x, यानी ये हमारा कितना हो गया 3x। फिर जब ये x ने x को देखा उधर मूव करना चाहेगा भाई की तरफ अपने, तो जाके बन जाएगा प्लस का x। जब हम पाए यहाँ पे 3x प्लस x, तो गाइस इसको हम लिख देंगे तुरंत 4x। फिट है? चलिए आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि x की वैल्यू हमारी आने वाली है 20। ओके, चलिए हम पहले h भी पता कर लेते हैं। जब x हम जान चुके हैं 20, तो x की वैल्यू ला करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि h हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स विच इज़ 20, और जब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 20 अंडर रूट 3। अब देखिए हमने दोनों वैल्यूज़ पता कर लिया, x की भी और h की भी। अब सिर्फ बात करनी है थोड़ी सी हमें। h हमारे पास क्या था, तो h वाज द हाइट ऑफ द पोल। ओके, तो आप लिखोगे जो उसने पूछा हुआ है, हाइट ऑफ द पोल इज 20 अंडर रूट 3। ये हमारा पहला आंसर है। और उसने क्या पूछा, उसने पूछा डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम दैट पॉइंट। तो पहले डिस्टेंस देखिए हमारे पास यहाँ पे x है, x कितना आई हुई है 20। ओके, और दूसरी डिस्टेंस कौन सी है 80 माइनस एक्स, और जब यहाँ पे 80 माइनस 20 करेंगे तो आपका आएगा 60। तो लिख देंगे कि डिस्टेंसेस ऑफ पोल्स फ्रॉम दैट पॉइंट, डिस्टेंसेस ऑफ पोल्स फ्रॉम दैट पॉइंट और रिस्पेक्टिवली कितना कितना 20 एंड 60, और रिस्पेक्टिवली 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो गाइज ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा उसको आप समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो हाइट ऑफ द पोल्स होगा, पोल होगा, वो होगा 20 अंडर रूट 3 मीटर, और जो डिस्टेंसेस होंगे उस पोल का किसी भी पॉइंट से वे 20 मीटर और 60 मीटर आएंगे। ओके, तो गाइज चलिए हम यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू।